Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. Today we are here back with the part 7 of the chapter local governments. Till now we have completed 6 parts of the same chapter and I hope you have seen the videos and all the parts are clear to all of you. In the 6th part, what we have seen, we have understood the situation, that how we have implemented the local self-government, right? We are able to see that yes, with the help of this particular amendment, we are having lot of positive aspects, right? We are able to understand because of that local bodies, we are having social equality, gender equality, right? We have seen this also. So I hope all those parts are completely clear to you, and now today also we are going to move forward in the particular direction only, that what is the positive aspect, right? And what is the reality of that particular amendment, और क्या चीजें आप लोग देख पा रहे हो. So let us start now. We have also have more than 30 women mayors in corporation. या आपको women की situation दिखा रहा है कि इसकी वजह से women की position पे क्या impact पड़ रहा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है. तो ऑफ कोर्स देखो 30 women mayors आप लोगों को कॉर्पोरेशन में मिल रही हैं. Over 500 women अध्यक्ष on town municipalities and nearly 650 नगर पंचायत headed by women. मतलब इतनी लार्ज स्केल पे फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है ना. डायरेक्टली वो अध्यक्ष की अथॉरिटी पर भी बैठी हैं, नगर पंचायत को भी हेड कर रही हैं. तो इट मींस यू आर एबल टू सी ना कितना पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारी कंट्री में इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट का. Women have gained more power and confidence by asserting control over resources. और सबसे अच्छा एस्पेक्ट क्या हुआ है? सबसे अच्छा एस्पेक्ट ये हुआ है कि हमारी कंट्री में फीमेल्स को पता चला है कि कैसे रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है, कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करना है. दे आर गेनिंग कॉन्फिडेंस. दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, राइट? This presence in these institutions has given many women a greater understanding of the working of politics. और देखो अगर फीमेल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा? इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. उनको पता है कि हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स वर्क कैसे करेगी. गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट. इन मैनी ऑफ द केसेस दे हैव ब्रॉट अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड अ ग्रेटर सेंसिटिविटी टू डिस्कशन एट लोकल बॉडीज. और इसके अलावा भी क्या होता है, बहुत सारे केसेस में उन्होंने क्या किया है, अब ग्रेटर सेंसिटिविटी शो की है. आप लोगों ने जब चैप्टर शुरू हुआ तो हम लोगों ने कुछ कंटेक्स्ट स्टडी किए थे. हमने वहां पर फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन देखा और सबसे इंपॉर्टेंट हमने वहां पर लोकल बॉडीज का इंपॉर्टेंस देखा. तो व्हाट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वो जो सेंसिटिव एस्पेक्ट है ना, ग्रेटर सेंसिटिव एस्पेक्ट, उनको बड़े इजीली हैंडल कर लेती हैं, राइट? एंड दिस इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ना, कि हमने फीमेल्स को एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है, राइट? सो दे आर एबल टू डू in a great significant manner all the problems they are able to tackle, right? In many of the cases women were unable to assert this presence or were more proxies for the male members of their family who sponsored their election. लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या थी, फीमेल्स क्या एकदम से इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आई? नो, क्योंकि एक ऐसी कंट्री जिसमें फीमेल्स को इंपॉर्टेंटली कंसीडर नहीं किया गया लास्ट कुछ ईयर से स्पेशली, है ना. तो वहां पे अगर फीमेल्स पॉलिटिक्स में आएंगी तो इज इट इजी फॉर देम टू कंट्रोल द पॉलिटिक्स? इट्स नेवर इजी ना. तो क्या होता आ रहा था हमारी कंट्री में? हमारी कंट्री में हमेशा ये होता आ रहा था कि सिचुएशन क्या थी कि फीमेल्स के लिए हमेशा कैसी पोजीशन थी कि वो इलेक्शन फाइट ही नहीं कर पा रही थी. क्यों नहीं फाइट कर पा रही थी? क्योंकि देखो सिचुएशन कैसी थी कि इलेक्शन तो अगर, और क्या था, पहले तो उनको इलेक्शंस में आने नहीं दिया. फिर हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया कि रिजर्वेशन कर दी, 1/3 रिजर्वेशन कर दी स्पेशली लोकल बॉडीज में. लेकिन यहां भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? क्योंकि अगर मान लिया कोई फीमेल, अब देखो रिजर्वेशन है तो ऑफ कोर्स दे विल बी इलेक्टेड, दैट इज डेफिनेट, है ना, दैट देयर इज अ श्योरिटी ऑफ दैट थिंग. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी, जिस फीमेल ने इलेक्शन जीता है अब उसकी सारी अथॉरिटी को यूज कौन करेगा? उसका हस्बैंड, राइट? या फिर वो पर्टिकुलर मेल मेंबर जिसने उसको स्पॉन्सर किया. क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, फादर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं. बट फीमेल कभी भी पावर को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी. बट विद द ग्रेजुअल ऑफ टाइम दे आर गेनिंग द एक्सपीरियंस हाउ टू डू, राइट? सच इंस्टेंसेस हाउएवर आर बिकमिंग फेवर. हालांकि आज ऐसी चीजें कुछ ना कुछ एग्जांपल्स कम हो रहे हैं. सो व्हाट इज द एस्पेक्ट, व्हाट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट इन इट, कि अब उनको पता है पॉलिटिक्स में कैसे वर्क करना है. समझ आया? गॉट इट?
अब देखो इस इमेज में क्या रीड करोगे, लुक एट द फोटोग्राफ, द लोकल सरकार इज सिटिंग आउट इन द सन, इज देयर एनी अदर फीचर दैट स्ट्राइक्स यू? एक तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये स्पेशली मुंबई से रिलेटेड है, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको बता रहे कि दे आर सिटिंग आउट इन द सन, मतलब वो सनलाइट में बैठे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा और आप लोगों को क्या चीज है जो इस पिक्चर को देख के आप स्ट्राइक हो रही है आपके दिमाग में? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंटली जब आप इस लाइन को कंसीडर करते हो ना, ये वाली रो, तो यू आर एबल टू सी फीमेल्स आर सिटिंग हियर, राइट? सो व्हाट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट इन इट? कि लोकल बॉडीज अगर बनी है हमारी कंट्री में तो उसका सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट जेंडर इक्वालिटी हुआ है। यू आर एबल टू सी फीमेल्स आर गेटिंग रिप्रेजेंटेशन, है ना? एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, राइट? क्योंकि वहां पर स्टार्टिंग में हम लोगों ने इनको 1/3 रिजर्वेशन दिया ना, तो वहां से कहीं ना कहीं सोसाइटी में इनका इंपॉर्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो गया। अलॉन्ग विद दैट यू आर एबल टू सी मुस्लिम मेंबर ऑल्सो। मतलब ये आपको क्या दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट है स्पेशली, उसने क्या कर दिया, हमारी सोसाइटी में सारे के सारे बेसिस पर इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, वेदर इट इज कास्ट बेस्ड। अब देखो इसमें सभी के सभी लोग एक साथ बैठे हैं, तो ऑफ कोर्स क्या हो रहा है, इट हैज इरेडिकेटेड द कास्ट सिस्टम ना, मतलब उसके एस्पेक्ट्स को, उसके इफेक्ट्स को कहीं ना कहीं कम किया ना। यू आर एबल टू सी फीमेल्स मेल्स आर ऑल सिटिंग टुगेदर, ऑल द रिलीजियस पीपल आर सिटिंग टुगेदर। तो ये चीजें आपको क्या शो करे? दिस इज शोइंग यू द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फाइन। फिर देखो, व्हाइल रिजर्वेशंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स आर मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हम लोगों ने क्या किया, एससी और एसटी के लिए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू सीट्स को रिजर्व किया, क्योंकि हमें पता था कि अगर इन लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो जो जनरल कैटेगरी के पीपल है ना, वो कभी इनको एक टाइप से उस रेस में आने ही नहीं देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर हमने देखो क्या किया, मोस्ट स्टेट्स हैव आल्सो मेड प्रोविजन टू रिजर्व सीट्स फॉर बैकवर्ड कास्ट, और कुछ स्टेट्स ने तो इवन जो अपने वहां बैकवर्ड कास्ट उनके लिए भी रिजर्वेशन कर दिया। ओके, अब देखो कैसे सिनेरियो है, एज द इंडियन पॉपुलेशन हैज 16.2% शेड्यूल्ड कास्ट एंड 8.2% शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अबाउट 6.6 lakhs इलेक्टेड मेंबर्स इन द अर्बन एंड लोकल बॉडीज हेल फ्रॉम दीज टू कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो रिजर्वेशन ऐसे नहीं होता, रिजर्वेशन का भी सिनेरियो होता है कंप्लीट। वो सिनेरियो क्या होता है, पहले जिन लोगों को आपको रिजर्व कैटेगरी में डालना है उनकी पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। समझ आया? हमने सबसे पहले क्या किया, एससी की भी और एसटी की भी पॉपुलेशन को काउंट कर लिया। फिर क्या किया, उनकी पॉपुलेशन को ये देखा कि वो कंट्री के कितने परसेंट पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर देखो एससी 16.2, एस जो आपकी शेड्यूल, अगर आप देखते हो पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब कितने हैं 8.2, तो टोटल आपका ऑलमोस्ट 24.4% हो गया। तो इतने परसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल पॉपुलेशन का 24.4% आपके एससी और एसटी। और आप लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि 35 lakhs के अराउंड हमारे पीपल इलेक्टेड होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसलिए हम लोगों ने उसमें से उसका, क्योंकि वो 1/4 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ऑलमोस्ट, तो हमने क्या कर दिया, 1/4 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इनके लिए हम लोगों ने रिजर्वेशन कर दी। समझ आई स्ट्रक्चर? मतलब पहले पॉपुलेशन को चेक किया जाता है, उसके बाद वो कितने परसेंट पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बाद ये चेक किया जाता है कि उनको कितना रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाना है। राइट, गॉट इट? फिर देखो, दिस हैज सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द सोशल प्रोफाइल ऑफ लोकल बॉडीज, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंपॉर्टेंट वे में हमारी सोशल प्रोफाइल लोकल बॉडीज ने एक टाइप से इन लोगों की सोशल प्रोफाइल को इंक्रीज करने में बहुत इंप्रूवमेंट किया, बहुत हेल्प किया। राइट, और इसीलिए देखो क्या हुआ है, दीज बॉडीज हैव दस बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोशल रियलिटी दे ऑपरेट विद इन। और इसलिए अब ये क्या बन गई, अगर आप लोकल गवर्नमेंट की बात करते हो तो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है? क्योंकि हमारी कंट्री में क्या होता आ रहा है कि अब देखो जैसे आपकी लोकल एरिया की प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो वो तो आपके लोकल पीपल ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं ना। इसलिए जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव अगर आप देख पा रहे हो तो कौन सी फॉर्म है गवर्नमेंट की, दैट इज लोकल गवर्नमेंट ओनली। गॉट इट? अब देखो लेकिन हमेशा ये चीजें इतनी इजी नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब आप रिजर्वेशन दोगे, आप ऐसी कैटेगरीज को रिप्रेजेंटेशन दोगे जिनको सोसाइटी में कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं मिला, तो ऑफ कोर्स इट विल लेड टू टेंशंस। राइट, और ऐसा होता है, सम टाइम दिस लेड्स टू टेंशंस, और कई बार इसकी वजह से टेंशंस अराइज होती हैं। वो कैसे? द डोमिनेंट सोशल ग्रुप विच कंट्रोल द विलेज अर्लियर डू नॉट विश टू गिव अप देयर पावर्स। और प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब ऐसे ग्रुप जिनको कभी से इंपॉर्टेंस मिलता आ रहा था वो अपनी पावर को नहीं छोड़ना चाहते। ओके, दिस लेड्स टू इंटेंसिफिकेशन ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर, और यहीं से स्टार्टिंग होती है पावर के लिए स्ट्रगल की। समझ आया?
क्योंकि अब जिन लोगों के पास पावर है वो पावर को छोड़ना नहीं चाहेंगे ना, और जो पीपल हैं रिजर्व कैटेगरी के वो चाहेंगे कि हमें पावर मिल जाए। तो इसीलिए अब हमेशा क्या होगा, टशल होगा, कंफ्लिक्ट होगा। समझ आया? बट टेंशन एंड स्ट्रगल इज नॉट ऑलवेज बैड। लेकिन क्या टेंशन और स्ट्रगल हमेशा बुरे ही होते हैं? इट्स नॉट सो। हमेशा टेंशन और स्ट्रगल बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि देखो whenever there is an attempt to make democracy more meaningful and give power to these who did not enjoy it earlier, there is bound to be some conflict and tensions in society. क्यों? देखो क्या होता है, हमेशा सोसाइटी में हमेशा ऐसी चीजें होती हैं कि हमेशा जब देखो कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो हमेशा क्या होगा, मीनिंगफुल डिसीजन बाहर निकल के आएगा। अगर जो कन्फ्लिक्ट्स है ना, अगर वो पॉजिटिव मैनर में हो, देखो अगर कोई पीपल है, कोई ग्रुप है जो आपके इन लोगों को रिप्रेजेंट होने से रोक रहा है, रिप्रेजेंटेशन को रोक रहा है, इनको रिप्रेस कर रहा है, तो नाउ दे पीपल विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स दे आर एबल टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर राइट्स। उनको पता है कि उनको वर्क फंक्शनिंग कैसे करनी है। समझा? इसलिए अब देखो फिर क्या होता है, जब उनके राइट्स को कोई रिप्रेस करने की कोशिश करता है तो उसके अगेंस्ट में वॉइस राइज करते हैं, और जब वॉइस राइज होगी तो ये सबसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट है डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग, क्योंकि वहां लोग अपने राइट्स के लिए, अपनी पावर के लिए फाइट करना शुरू कर देते हैं। समझ आया? गेटिंग माई पॉइंट? मतलब इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी रिवाइव है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारी डेमोक्रेसी अलाइव पोजीशन में है। फाइन, गॉट इट? अब देखो फिर क्या हुआ, whenever there is attempt to make democracy more meaningful and give power to those who did not enjoy it earlier, there is bound to be some conflict and tension in society. अगर आप उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने की बात करोगे जिनको कभी रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं था, तो ऑफ कोर्स टेंशंस होंगी, ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे सोसाइटी में। गॉट इट? द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट असाइन एज मैनी 29 सब्जेक्ट्स टू द लोकल गवर्नमेंट्स। और क्या किया है हमारी कंट्री में, आप लोगों ने पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ी थी ना, जो सब्जेक्ट स्पेशली आपके लोकल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, वो किसको साइन कर दिए? लोकल गवर्नमेंट को साइन कर दिए, है ना। ऑल दिस सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू फंक्शंस लिंक्ड टू लोकल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट नीड्स। और हमने क्या किया है, ये जो सारे फंक्शंस है किससे रिलेटेड है? ये है लोकल वेलफेयर, डेवलपमेंट से रिलेटेड है। वही तो सब्जेक्ट आप लोकल गवर्नमेंट को दोगे ना, जो लोकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होंगे। The experience with the functioning of local government in the past decade has shown that local government in India enjoy limited authority to perform the functions assigned to them. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जितनी पावर्स इनको मिलनी चाहिए उससे कम पावर ये लोग इंजॉय कर पाते हैं, उससे कम पावर फंक्शन करते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्यों होता है? क्योंकि देखो आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था कि जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है ना वो इनको ट्रांसफर हुए। क्या स्टेट अब अपनी पावर को छोड़ना चाहेंगे? जैसे आपने क्लास बेस पे देखा, कास्ट बेस पे देखा, जो सो कॉल्ड खुद को अपर कैटेगरी वाले मानते हैं वो अपनी पावर्स को नहीं छोड़ना चाहते। इन द सेम मैनर स्टेट्स भी नहीं चाहते ना, because many states have not transferred most of the subjects to the local bodies, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने उनको पावर ट्रांसफर ही नहीं किए, राइट? दिस मीन्स दैट द लोकल बॉडीज कैन नॉट रियली फंक्शन इन एन इफेक्टिव मैनर। और इसीलिए प्रॉब्लम क्या होती है, लोकल बॉडीज उतने इफेक्टिव मैनर में वर्क नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए, राइट? Therefore, the entire existence of electing so many representatives becomes somewhat symbolic. इसीलिए प्रॉब्लम क्या होती है, जो आप लोगों ने इतने लार्ज स्केल पे लोगों को इलेक्ट कर लिया ना, वो एक सिंबल बन के रह जाता है कि यस इतने मेंबर्स इलेक्टेड है, बट एक्चुअल में वो इलेक्टेड नहीं होते, क्योंकि आपने उनको एक इलेक्टेड तो कर दिया। आई एम नॉट सेइंग कि वो हेरिडिटरी होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते, लेकिन वो इलेक्टेड सिर्फ नाम के हैं, क्योंकि जब उनके पास पावर ही नहीं है, स्टेट ने उसको पावर ही नहीं दी, तो उनको इलेक्ट करने का कोई बेनिफिट है? देयर इज नो एनी बेनिफिट। गेटिंग माई पॉइंट? वो तो एक डेमोक्रेसी का मजाक हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? So some people criticize the formation of the local bodies because this has not changed the way in which decisions are taken at the central and state level. इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को ना, हमें ये लोकल गवर्नमेंट इसका कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। हमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पावर तो डिस्ट्रीब्यूट हुई नहीं। अगर हमें पावर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी थी तो फिर थर्ड लेवल पे गवर्नमेंट बनाने की क्या जरूरत थी? फिर तो ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दे वर वर्किंग ऑलरेडी, तो हमें थर्ड टायर बनाने की जरूरत ही नहीं थी, राइट? पीपल एट द लोकल लेवल डू नॉट एंजॉय मच पावर ऑफ चूजिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट है उनको ज्यादा पावर दी नहीं जाती वेलफेयर प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग, रिसोर्सेज के एलोकेशन के रिगार्डिंग, राइट? सो अब देखो, सो द लॉ इज गुड बट इट इज मोस्टली ऑन पेपर्स। प्रॉब्लम यही होती है, लॉज कभी भी बुरे नहीं बनते हैं, गॉट ओके? हमेशा क्या होती है, उसकी इंप्लीमेंटेशन बैड वे में होती है, क्योंकि हम लोगों ने देखो लोकल गवर्नमेंट को कहने को तो 29 सब्जेक्ट्स दे दिए, लेकिन कुछ स्टेट्स ने वो ट्रांसफर ही नहीं किए,
तो वो लॉ क्या बन गया, सिर्फ एक पेपर में तो बन के रह गया ना, दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन रियलिटी। इज दिस व्हाट दे कॉल द गैप बिटवीन द थियरी एंड प्रैक्टिस, और यही है जो थियरी और प्रैक्टिस में गैप है। दैट इज द रियलिटी कि हम बोलने को कुछ और बोलते हैं, बट इन एक्चुअली वी आर डूइंग समथिंग एल्स। और वही सेम चीज आप किसके साथ देख रहे हो, यू आर एबल टू सी विद द लोकल बॉडीज ओनली, राइट। अब देखो यहां पर आपको बोलिविया का एग्जांपल है। बोलिविया इज फ्रीक्वेंटली साइटेड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल केसेस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन लैटिन अमेरिका। अब बोलिविया जो आपका लैटिन अमेरिका में एग्जिस्ट करता है, वो एक सबसे सक्सेसफुल केस है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करने का, पावर्स के रिगार्डिंग स्पेशली। अब इन्होंने देखो क्या किया, इन 1994 द पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ, जिसमें क्या था, डिसेंट्रलाइज्ड पावर टू द लोकल लेवल, अलाउिंग फॉर द पॉपुलर इलेक्शन ऑफ मेयर्स, dividing the country into municipalities and crafting a system of automatic fiscal transfer to the new municipalities। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने किया कि 1994 में इन्होंने पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ पास किया, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, पावर्स को लोकल लेवल पे डिसेंट्रलाइज्ड करना, पॉपुलर इलेक्शंस एक टाइप से हेल्ड करना मेयर्स के लिए, कंट्री को म्यूनिसिपैलिटीज में डिवाइड करना, और इसके अलावा देखो फिस्कल मतलब जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड होते हैं, एक ऐसा सिस्टम प्रिपेयर करना ताकि जो म्यूनिसिपैलिटीज है ना, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हों। दैट वाज द सिस्टम। मतलब देखो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंटली इन लोगों ने डिवीजन किया पावर्स का, राइट। और देखो बोलिविया इज डिवाइडेड इनटू 3-1 फॉर म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स, फिर इन्होंने 3-1 फॉर गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया। दीज गवर्नमेंट्स इन बोलिविया आर हेडेड बाय पॉपुलरली इलेक्टेड मेयर्स, जो कौन होते हैं, म्यूनिसिपल के जो उसके होते हैं प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एंड अ म्युनिसिपल काउंसिल, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कैबिल्डो। लोकल इलेक्शंस ऑकर नेशन वाइड एवरी 5 ईयर, और हर 5 साल के बाद वो इलेक्शंस कराते हैं। और उन्होंने जस्ट ये नहीं बोला कि हमारी कंट्री में ये सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, बट उसको प्रॉपर वे में एक टाइप से डील करने के लिए भी पूरे के पूरे सिस्टमैटिक प्रोविजन किए, पावर्स उनको ऑथोराइज्ड किए हैं, राइट। उनके इलेक्शंस हर 5 साल के बाद हो रहे हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स भी एक टाइप से डिवाइड कर दी हैं, कंट्री को इफेक्टिव वे में डिवाइड किया कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, म्यूनिसिपैलिटीज में। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफर हुआ है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। इसलिए एग्जाम्पल है मोस्ट सक्सेसफुल केस इन द एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। फिर देखो बोलिवियन लोकल गवर्नमेंट्स हैव बीन इंटरेस्टेड विद बिल्डिंग लोकल हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। अब देखो सिंपल सी बात है, जब आप लोकल गवर्नमेंट बात कर रहे हो तो ऑफकोर्स ये लोकल एस्पेक्ट्स के साथ डील करेगी, दैट इज वेरी क्लियर। तो किस किस के साथ डील करती है, लोकल हेल्थ के साथ, एजुकेशनल फैसिलिटीज के साथ, एज वेल एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि स्ट्रीट्स बनवानी है, वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज, मतलब जैसे आपकी ट्यूबलाइट्स और ये सारी चीजें, तो ये आपको कौन प्रोवाइड करवाएगा, ऑफ कोर्स लोकल गवर्नमेंट। ओके, इन बोलिविया 20% ऑफ द नेशन वाइड टैक्स कलेक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग म्युनिसिपैलिटीज ऑन अ पर कैपिटा बेसिस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमारे यहाँ क्या होता है, इवन स्टेट्स भी हमारे यहाँ तो क्या होते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए सेंटर पर डिपेंडेंट है ना, हम लोगों ने पूरा का पूरा फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या किया है, लोकल बॉडीज के भी 20% जो नेशन वाइड टैक्स है ना, वो इन्हीं के लिए म्युनिसिपैलिटीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है। उनकी म्युनिसिपैलिटीज में जितनी रिक्वायरमेंट है ना, जितनी उनकी एरिया में रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो आपका टैक्स भी डिवाइड हो जाता है। दैट्स वाई इसी को बोला गया कि सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, राइट। While these municipalities may live with taxes on motor vehicles, urban property, and large agricultural properties, fiscal transfer provide the bulk of the operating budget for these units. इसके अलावा ये क्या कर सकती है, वो टैक्सेस लगा भी सकती हैं, जैसे मोटर व्हीकल्स हो गया, अर्बन प्रॉपर्टी हो गया, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज हो गया, उन सब के ऊपर फिस्कल ट्रांसफर प्रोवाइड द बल्क ऑफ द ऑपरेटिंग बजट फॉर दीज यूनिट्स। वो सारे के सारे मतलब उनके पास टैक्स को इंपोज करने की भी पावर है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो 20% टैक्स है नेशन वाइड, वो उन्हीं के पास डिवाइड हो जाता है, राइट। अब देखो लोकल बॉडीज हैव वेरी लिटिल फंड्स ऑन देयर ओन। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, लोकल बॉडीज के पास फंड अपना खुद का बहुत कम है। The dependence of local bodies on the state and central government for financial support has greatly eroded their capacity to operate effectively. और हमारी कंट्री में अगर इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाए तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि हमारी कंट्री में उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उनको अपने, और इसलिए वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाती है, क्योंकि उनको उसके ऊपर या तो स्टेट के ऊपर या सेंट्रल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, राइट। फिर देखो फिर
क्या है, while rural local bodies raise 0.24% of the total revenue collected. Okay, they account for 4% of total expenditure made by the government. देखो क्या होता है, जो लोकल बॉडीज है ना, 0.24% टोटल रेवेन्यू का कलेक्टेड है ना, वो उनके पास होता है, लेकिन उसके पास जो खर्च कितना होता है, 4%, राइट. सो दे आर मच लेस देन दिस स्पेंड. मतलब खर्च तो 4% है ना, और जो इनकम है वो कितनी है, 0.24. मतलब आमदनी 98, खर्चा रुपया, वो वाली चीज है इनके साथ. क्या हो रहा है, खर्च ज्यादा है, सेविंग्स कम है, अर्निंग्स कम है, राइट. सो दे अर्न मच लेस देन दिस स्पेंड. ओके, दे मेक that makes them dependent on those who give them grants. और इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं किसके ऊपर, जो उनको ग्रांट प्रोवाइड करवा रहे हैं. इसलिए अगर हमारी कंट्री में अगर इफेक्टिवली हमें लोकल गवर्नमेंट को वर्क करवाना है तो इंपॉर्टेंट थिंग इज आप उनको कुछ तो प्रोवाइड करवाओ ना, स्पेशली मनी के एस्पेक्ट्स में कुछ तो उनको प्रोवाइड होना चाहिए. गॉट इट. अब अगर आप कंक्लूजन पार्ट पे आते तो यहाँ पे क्या है, द एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट लोकल गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी एजेंसीज इंप्लीमेंटिंग द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. आप लोग क्या देख पाए अभी तक कि जो अब देखो कोऑर्डिनेशन से अगर वर्क हो तो ऑफ कोर्स वो किसके लिए वर्क कर सकती हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंटेशन का वर्क कर सकती हैं, राइट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई है, स्टेट गवर्नमेंट ने चलाई है, तो उनके इंप्लीमेंटेशन में वर्क कर सकती हैं. लेकिन क्या आपको सिर्फ उनकी इंप्लीमेंटेशन करनी है इसीलिए आपने लोकल गवर्नमेंट बनाई है? नहीं ना, बिकॉज उसके लिए तो हमारे पास ब्यूरोक्रेसी भी है, दैट इज ऑल्सो डूइंग द सेम टास्क ना. ओके, सो गिविंग मोर पावर टू लोकल गवर्नमेंट मीन्स दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर रियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. अगर आप रियलिटी में चाहते हो ना कि आपकी डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपरली वर्क करे तो ऑफ कोर्स आपको लोकल बॉडीज को ज्यादा से ज्यादा पावर देनी पड़ेगी, राइट. अल्टीमेटली डेमोक्रेसी मीन्स दैट पावर शुड बी शेयर्ड बाय द पीपल. और आप क्या बात करते हो, डेमोक्रेसी है ना, तो पावर्स ऑफ कोर्स शेयर होनी चाहिए, और पावर का सेंटर ऑफ कोर्स कौन होना चाहिए, पीपल होने चाहिए. People in the villages and urban localities must have the power to decide what policies and programs they want to adopt. और लोगों के पास जो विलेज में है, अर्बन लोकेलिटीज में है, उनके पास ये एटलीस्ट पावर तो होनी चाहिए ना कि वो क्या चाह रहे हैं, है ना, वो कौन सी पॉलिसीज वो लोग. क्योंकि देखो अगर वो सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर इतने लार्ज स्केल पे डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट नहीं हुआ, राइट. तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको एटलीस्ट वो फ्रीडम देनी चाहिए कि वो जो प्रोग्राम्स अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स वो कर सकें, उनको इंट्रोड्यूस करा सकें. ओके, एज यू हैव स्टडीड अर्लियर, डेमोक्रेसी मींस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. डेमोक्रेसी का सिंपल सा मीनिंग यही होता है ना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड गिविंग मोर एंड मोर पावर टू द पीपल. क्योंकि डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर द पीपल ओनली ना, पीपल्स रूल, तो आपको उनको ज्यादा से ज्यादा पावर देनी पड़ेगी. The laws about local governments are an important step in the direction of democratization. और जो आप लो है ना लोकल गवर्नमेंट के, वो इस स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डेमोक्रेटाइजेशन में. क्योंकि हमने डेमोक्रेसी को ही तो हम ग्रास रूट लेवल तक लेके गए ना, तभी हमने लोकल बॉडीज को बनाया है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको कॉन्स्टिट्यूशनली एक टाइप से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उनको ऐड किया है, राइट. इसलिए हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को सबसे यूनिक कंसीडर किया जाता है, जिसमें लोकल बॉडीज के सब्जेक्ट्स को भी हम लोगों ने एक टाइप से मेंशन कर दिया है. 11 शेड्यूल ऐड की, 12 शेड्यूल ऐड की, राइट. बट द ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट मियरली इन द लीगल प्रोविजन बट इन द प्रैक्टिस ऑफ दोस प्रोविजन. लेकिन क्या आपकी डेमोक्रेसी सिर्फ इस बात पर आप उसको डेमोक्रेटिक मान लोगे कि आपने कागजों में बना दिया, आपने थ्योरी पार्ट में बना दिया कि यस हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, लोकल गवर्नमेंट बनी हुई है, उनको इतने ज्यादा पावर्स मिली हुई हैं, तो क्या वो सच में हो गया? ऑफ कोर्स नॉट. क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आप जब तक उनको प्रैक्टिकलिटी के साथ इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, तब तक वो लोकल गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पाएंगे. कोई बेनिफिट नहीं है उनको इतने लार्ज स्केल पे डिवाइड करने का. समझ आया? गॉट माई पॉइंट? तो अगर प्रॉपर वे में आपको डेमोक्रेसी के साथ वर्क करना है, ग्रास रूट लेवल तक वर्क करना है, एक्चुअल में कुछ अचीव करना है, इनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इनके कैलिबर को टेस्ट करना है, तो ऑफ कोर्स वी विल हैव टू गिव देम सम टाइप ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज, ताकि एटलीस्ट वो वर्क तो करें. अब क्या कर रहे हैं? दे आर इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज ऑफ स्टेट एंड सेंटर. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? तो हमें प्रॉपर वे में क्या करना है? वी विल हैव टू प्रोवाइड देम अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दैट मैनर सो दैट दे कैन फील वी आर इंडिपेंडेंट, है ना. हमारा कुछ इंपॉर्टेंस है, हम सिर्फ नाम की गवर्नमेंट नहीं है, लोकल गवर्नमेंट, हम सिर्फ नाम की गवर्नमेंट नहीं है, वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. गॉट माई पॉइंट? तो अगर आपको डेमोक्रेटिक
वे में और डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक सक्सेसफुल बनाना है तो थियोरी पार्ट पे डेमोक्रेसी के डिसेंट्रलाइजेशन को एग्जिस्ट नहीं करना, बल्कि हमें उसको लेके जाना ग्रास रूट लेवल तक इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑल्सो। और वो कब पॉसिबल है? जब हम प्रॉपर वे में वर्क करें, जब हमारी लोकल बॉडीज को कुछ पावर्स प्रोवाइड करवाएं सो दैट दे कैन वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। फाइन, आई होप द चैप्टर इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, आज हम लोगों ने जो स्टडी किया कि क्या क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं बट क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स भी हैं, right? And how can we tackle it? That also we have discussed, right? So I hope the biggest step toward decentralization of power that is completely clear to all of you. In next part, we will do the NCERT solution for the chapter. I hope all of the chapter is completely clear to all of you. But if you are having any kind of doubts and queries, you can ask your doubts in comment section. We will meet in next video. Till then, you can revise the chapter. You can understand all of the aspects, all of the concept also. If you are getting confused, if you are having confusion, you can ask. Okay, in the next part we will start the NCERT solution. Okay, if you are able to understand the chapter, please press the like button and subscribe our channel as well. Okay, till then keep learning, stay connected. Thank you, thanks a lot.